मेरे प्यारे दोस्तों, अपने ही दामाद को सबके सामने बेइज्जत कर रही थी। उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन असल में वह दामाद कोई गरीब नहीं था। वह तो बस उस वक्त सिर्फ गरीब बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन जब उसकी सास को उसकी सच्चाई पता चली तो फिर ऐसा हुआ कि सास ने अपने 7 जन्मों में भी ऐसा नहीं सोचा था। आदित्य पहली बार मधु के घर गया तो दरवाजा खुद नेहा ने खोला था। साड़ी का पल्लू सिर पर, चेहरे पर सजावटी मुस्कान और आंखों में कुछ टटोलती हुई नजर, जैसे हर चीज को पहले जांचे बिना स्वीकार नहीं करती। लेकिन आदित्य ने विनम्रता से नमस्ते किया और वहीं दरवाजे की चौखट पर खड़ा रह गया। जब तक अंदर बुलाया नहीं गया, उसके कपड़े साधारण थे। हल्की सी सिकुड़ी हुई सफेद शर्ट, ग्रे पट और फटे नहीं लेकिन पुराने से दिखते जूते। हाथ में एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा था। कोई बड़ा गिफ्ट नहीं, कोई महंगा शोपीस नहीं। नेहा ने अमन की ओर देखकर धीमे से कहा, इतना सीधा साधा है कि लगता है जैसे बैंक में खाता भी खुद के नाम नहीं होगा। अमन ने मुस्कुराकर बात टाल दी। माँ बाप नहीं है ना, लड़के ने खुद ही सब कुछ कमाया है। लड़का बहुत मेहनती है। मधु ने जब पहली बार आदित्य को देखा तो उसे किसी राजकुमार जैसा आकर्षण नहीं लगा, लेकिन एक सुकून था। उस आदमी की आंखों में बातचीत सामान्य हुई। आदित्य ने कहा, मैं ज्यादा दिखावा नहीं करता, जो हूं, जैसा हूं, वैसा ही दिखता हूं। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, हमें भी सादा जीवन पसंद है। लेकिन जैसे ही आदित्य चला गया, नेहा ने मधु को अलग कमरे में खींचकर कहा, सुन, लड़का है तो शरीफ पर देख। इसके कपड़े चाल ढाल और फोन भी कोई 9 साल पुराना है। कुछ तो अजीब है इसमें, मधु ने धीरे से कहा, पर बातों में बड़प्पन था। मां, बड़प्पन से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। नेहा ने झल्ला कर कहा। फिर भी रिश्ते के लिए हां कह दी गई, क्योंकि आदित्य के चरित्र में कोई दाग नहीं था और अमन को भी कोई बड़ा दहेज नहीं देना था। नेहा ने सोच लिया था, शादी के बाद सब काबू में आ जाएगा। पहले बेटी की शादी तो हो जाए। शादी की तारीख पक्की हुई और आदित्य की ओर से कोई मांग नहीं आई। उसने कहा, मैं सिंपल शादी चाहता हूं, फिजूल खर्ची से परहेज करता हूं। नेहा को लगा सिंपल बनने की कोशिश कर रहा है। असल में जेब में कुछ है ही नहीं, लेकिन चेहरे पर वही झूठी मुस्कान चिपकी रही। बहुत बढ़िया सोच है बेटा, हमें भी दिखावे से नफरत है। आदित्य और मधु की सगाई बहुत साधारण ढंग से हुई। नेहा ने हर मेहमान के सामने आदित्य की तारीफों के पुल बांधे। लड़का तो बहुत ही सुलझा हुआ है, बिल्कुल हमारे जैसा जमीन से जुड़ा। लेकिन घर में आते ही बोली, हमारी बेटी तो रानी है और यह एकदम भिखारी टाइप लगता है। कई बार मधु सुन लेती थी मां की बातें और अंदर से हिल जाती थी। लेकिन जब वह आदित्य से बात करती, उसकी सादगी, उसकी शालीनता और उसका अपनापन, इन सब के आगे मां के ताने फीके लगते। एक दिन आदित्य ने मधु से कहा, सुनो, अगर शादी के बाद कभी तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद ना करें तो तुम मेरा साथ दोगी। मधु थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मां का स्वभाव थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी, वादा है। आदित्य की आंखों में एक चमक उभरी, जैसे उसे किसी अनकहे डर का जवाब मिल गया हो। शायद उसे एहसास हो गया था कि यह शादी सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 सोचों के बीच है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने की मिठास के पीछे कितना जहर जमा हो रहा है, और यह जहर शादी के बाद धीरे धीरे उसकी रगों में उतारने की तैयारी चल रही है। शादी सादगी से ही हुई, जैसा आदित्य चाहता था। न ढोल, न गाढ़े, न 5 सितारा होटल, न महंगी गाड़ियों का काफिला। आदित्य एक हल्के रंग का कुर्ता पहनकर अपने 2 दोस्तों के साथ सीधा मंदिर पहुंचा। मधु के घर वालों को यह सब बड़ा फेस सेविंग लग रहा था, लेकिन वे ऊपर से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा बस अब शादी हो गई, अब इसे जैसे चाहे वैसे नचाएंगे। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक ही रहा। नेहा हर किसी के सामने दामाद की तारीफें करती। हमारे आदित्य जी तो बहुत संस्कारी हैं, कम बोलते हैं, पर बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन यह सब सिर्फ मेहमानों के सामने था। अंदर का सच अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था, और वह अपमान जो पहले मीठे लहजे में था, अब तानों में बदलने लगा था। पहली बार तब हुआ जब आदित्य ने मधु को एक पुरानी स्कूटी पर बैठाकर बाजार ले जाने की बात कही। नेहा ने सुन लिया और बोली, कम से कम कार तो होती। मेरी बेटी अब मोहल्ले में स्कूटी पर घूमेगी, लोग क्या कहेंगे। अमन खामोश रहा।
हमेशा की तरह आदित्य ने चुपचाप स्कूटी वहीं खड़ी छोड़ दी और पैदल ही निकल पड़ा। उस रात खाने की टेबल पर नेहा ने फिर चुटकी ली। आदित्य, हर कोई ईएमआई पर गाड़ी ले लेता है, आपको किस बात की दिक्कत है? आदित्य ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जरूरतों से ज्यादा नहीं चाहता मां जी। मां जी, नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी सासू मां हूं, मुझे मां मत कहो, मैं उस उम्र की कहां हूं। तभी मधु ने बात बदल दी, लेकिन आदित्य को समझ आ गया यह केवल मजाक नहीं था, यह शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में यह मजाक रोज का हिस्सा बन गया। अगर आदित्य चाय बनाता तो नेहा कहती, दामाद जी चाय अच्छी बनी है, बिल्कुल वैसे जैसे नौकर बनाते हैं। अगर वह बाहर से साग सब्जी लाता तो बोली, अरे वाह, अब दामाद जी मंडी से भी सौदा लाने लगे हैं बेटा, तुम तो हर काम में निपुण हो। मधु समझने लगी थी कि मां क्या कर रही है, लेकिन हर बार कुछ बोलने से डरती थी। कई बार वह आदित्य को समझाने की कोशिश करती, मां का स्वभाव ही ऐसा है, तुम दिल पर मत लिया करो। लेकिन आदित्य की चुप्पी अब सन्नाटे में बदलने लगी थी। कभी कभी वह आधी रात तक बालकनी में बैठा रहता। बिना कुछ बोले मधु पूछती, क्या सोच रहे हो? वो बस हल्के से मुस्कुराता और कहता, कुछ नहीं, आदत है सहने की। फिर एक दिन बात हद से बढ़ गई। नेहा की सहेली घर आई थी। बातों बातों में उसने पूछा, दामाद जी कहाँ काम करते हैं? नेहा ने हंसकर कहा, अरे कोई बड़ी कंपनी में तो नहीं है, कुछ अपना सा काम करते हैं, वह भी बस ऐसे ही टाइम पास। आदित्य वहीं पास में खड़ा था। उसने सब सुन लिया। चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखें पहली बार नम थीं। उस रात उसने मधु से कहा, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा फैसला गलत था तो मैं कोई सवाल किए यह घर छोड़ दूंगा। मधु कांप गई। नहीं आदित्य, मेरी लड़ाई अब सिर्फ मां से नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आदित्य ने पहली बार मधु का हाथ थामा और बस इतना कहा, ध्यान रखना, बहुत कुछ सहा है, अब हर बात का जवाब मिलेगा। लेकिन मेरे तरीके से उस रात के बाद आदित्य कुछ और ही हो गया था। वह अब पहले जैसा शांत नहीं था, लेकिन शोर भी नहीं करता था। वह चुप था, पर अब उसकी खामोशी में तटस्थता नहीं, इरादा था। घर में तानों की बारिश वैसे ही चलती रही, लेकिन आदित्य अब उन्हें गिनने लगा था। हर ताना, हर कटाक्ष, हर निगाह का अपमान, वो एक एक शब्द अपने दिल पर नहीं दिमाग में दर्ज कर रहा था। एक दिन नेहा ने अमन से कहा, तू सुन रहा है ना, यह आदित्य रोज सुबह 9 बजे बाहर जाता है पर बताता कुछ नहीं, नौकरी करता है या बस घूमने जाता है। अमन ने कहा, पता नहीं, पर लड़की ठीक है, सुखी है तो चलने दो। लेकिन नेहा को चैन कहां था। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, अब तो शक होने लगा है कि यह लड़का कहीं बीपीओ में काम करता होगा, वह भी किसी और के नाम से बातें अब मोहल्ले भर में फैलने लगी थी। दामाद कहीं से आया है और शादी में भी तो कुछ नहीं लाया था, कोई जॉब नहीं है इसके पास। आदित्य रोज निकलता था, पुराने कपड़े वहीं पुरानी स्कूटी पर। एक दिन मधु की सहेली ने उसे देखा और तुरंत मधु को फोन किया, तुम्हारा पति जिस ऑफिस में जाता है वह तो पूरे शहर का सबसे बड़ा टेक पार्क है और आदित्य को वहां सब सर कहकर बुलाते हैं। मधु अवाक रह गई। उसने आदित्य से कुछ नहीं पूछा। अगले दिन खुद उसके निकल गई। वो पहुंचा स्पार्टेक प्राइवेट लिमिटेड के मेन गेट पर, एक भव्य ऑफिस बिल्डिंग जहां की सुरक्षा भी 5 स्टार होटल जैसी थी। गेट पर खड़ा गार्ड आदित्य को देखकर सीधा झुक गया। गुड मॉर्निंग सर। अंदर जाते ही एक महिला असिस्टेंट ने कहा, सर आपकी मीटिंग 10 बजे है, क्लाइंट्स आ रहे हैं। अमेरिका से मधु को यकीन नहीं हुआ। वो उसी आदमी को देख रही थी जिसे उसकी मां भिखारी कहती थी। एकदम सीधा खड़ा, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन चेहरा वहीं शांत। मधु समझ नहीं पाई यह सपना है या वही सच्चाई है जिसे अब तक सबने झूठ माना था। शाम को आदित्य जब घर लौटा तो मधु चुपचाप उसके सामने बैठ गई। सच बताओ आदित्य, तुम कौन हो? आदित्य ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से बोला, मैं वही हूं जो तुम्हारे दरवाजे एक डिब्बा मिठाई लेकर आया था। फर्क सिर्फ इतना है, तब मैं इंसान की पहचान ढूंढ रहा था, अब मुझे अपने अपमान का हिसाब देना है। फिर उसने पूरी कहानी बताई। कैसे उसने गरीबी से लड़कर खुद की टेक कंपनी खड़ी की, कैसे उसकी कंपनी आज 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, और कैसे उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि मैं चाहता था कि जो लड़की उससे शादी करे वह मुझे मेरी सादगी के लिए अपनाए, मेरी दौलत के लिए नहीं। और तुम उस पर खरी उतरी मधु।
मैंने यह बेइज्जती अब तक सिर्फ तुम्हारे लिए सही है, वरना किसी की इतनी औकात नहीं जो आदित्य पर उंगली उठा सकें। मधु की आंखों में आंसू थे। मां ने जो किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अब एक भी ताना नहीं सहूंगी। आदित्य मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं था, आग थी। अब वक्त है उन्हें दिखाने का असली भिखारी कौन है और असली मालिक कौन। अब आदित्य बदल चुका था, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से वही शांत चेहरा, वही नरम आवाज। लेकिन अब हर मुस्कान के पीछे एक हिसाब पल रहा था। हर सुबह वह उसी पुरानी स्कूटी से निकलता था, लेकिन अब उसके पीछे मधु की चुप स्वीकृति और एक मजबूत साथ था। नेहा अब भी उसी रफ्तार से ताने मार रही थी। हमने तो अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी ना, गाड़ी ना स्टेटस और ऊपर से बोलता तक नहीं। लेकिन अब वह ताने हवा में नहीं जा रहे थे। हर ताना, हर शब्द अब आदित्य की अगली चाल तय कर रहा था। और बस अब आदित्य ने पहला गेम खेला। एक शाम अमन अचानक घबरा कर आया। नेहा, मकान मालिक का फोन आया है, किराया डबल कर रहे हैं। बोले नया मालिक है। नेहा चिल्लाई, कौन नया मालिक? कुछ दिन बाद पता चला मकान का नया मालिक आदित्य है। वह सबके सामने नहीं बोला, कोई घोषणा नहीं की, बस अमन को शांत स्वर में एक कागज दिया। यह नई रसीद है, अगर आप चाहे तो 1 महीना समय ले सकते हैं मकान छोड़ने के लिए। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। तू हमें बेघर करेगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस आपकी शर्तों पर जी रहा हूं। मां जी, आपकी ही दुनिया में, आपकी ही भाषा में। उधर नेहा की बहन का बेटा रवि स्पार एक्सेक्सटेक में नौकरी की कोशिश कर रहा था। इंटरव्यू वाले दिन रवि को टेबल के उस पार आदित्य दिखा। रवि का रंग उड़ गया। आदित्य ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारा बॉस गरीब कपड़े पहने तो क्या तुम उसका अपमान करोगे? रवि ने घबराकर जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारा टेस्ट हो गया, जाओ, हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। रवि लटका हुआ मुंह लेकर चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन तभी आदित्य ने तीसरा गेम खेला। आदित्य ने कंपनी की सालाना CSR मीटिंग एक लोकल टाउन हॉल में रखवाई। रेखा और अमन को भी आमंत्रण भेजा, लेकिन एक आम आदमी की तरह VIP गेट से नहीं। वह खुद स्टेज पर नहीं गया, बस पीछे बैठा रहा। कंपनी का नाम बार बार बोला गया, स्पार एक्सटेक फाउंडेड बाय आदित्य। लोगों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। क्या यह वही आदित्य है जो मधु का पति है? भिखारी जैसा दिखने वाला करोड़पति निकला। नेहा की आंखें अब नीचे झुक चुकी थीं। अमन की पीठ भी सीधी नहीं हो पा रही थी और आदित्य की अगली चाल ने सब कुछ पलट दिया। एक रात नेहा दरवाजे पर आई। बेटा, तुझे जो करना था कर लिया, अब माफ कर दे, हम सब तेरे सामने छोटे हैं। आदित्य ने चुपचाप चाय बनाई। ट्रे में 2 कप नेहा और कहा, पहली बार आप मेरे दरवाजे पर आई हैं, यह इज्जत की पहली किस्त है, बाकी धीरे धीरे मिलेगी। वह भी ब्याज के साथ। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। अमन ने आदित्य के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन आदित्य एक कदम पीछे हट गया। पैर वह छूते हैं जो सम्मान देना जानते हैं। आप लोगों ने तो वह भी छीनने की कोशिश की थी। मधु उस दिन पहली बार मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके पति ने न सिर्फ अपना सम्मान लौटाया, बल्कि उन्हें भी आईना दिखा दिया। उसी भाषा में, उसी अंदाज में आदित्य ने बदला ले लिया था। बिना किसी शोर के, बिना किसी तमाशे के जो अपमान उसने चुपचाप सहा था, उसका जवाब भी उसने उतनी ही खामोशी से दिया था। लेकिन अब उसकी दुनिया बदली बदली थी। वही घर, वही लोग, लेकिन अब नजरों का अंदाज बदल चुका था। मोहल्ले में जो लोग पहले उसे देखकर हंसते थे, अब सिर झुकाकर सलाम करते थे। मधु हर बात समझ चुकी थी। उसने कभी आदित्य को पैसों के लिए नहीं चाहा था, लेकिन अब वह खुद को गर्व से भरपूर महसूस करती थी। वह देख रही थी कि उसका पति सिर्फ एक सफल आदमी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने हर अपमान को शालीनता से जवाब देकर लोगों की सोच बदल दी। नेहा और अमन अब लगभग चुप रहते थे। उनके पास न कोई बहाना बचा था, ना ही कोई तर्क। अब वे आदित्य से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। नेहा ने एक दिन फिर कोशिश की। किचन में जाकर धीरे से कहा, बेटा, अगर माफी मांगने से कुछ ठीक हो सकता है तो मैं 100 बार माफी मांग लूंगी। आदित्य ने बस नजरें उठाकर देखा और कुछ पल बाद बोला, माफ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं वह रिश्ता नहीं निभा सकता जिसमें भरोसा ही ना रहा हो। उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, पर ठंडक ऐसी थी कि नेहा कांप गई। अमन ने उस शाम को हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हम दोनों उम्र में बड़े हैं,
लेकिन समझ में बहुत छोटे रह गए। तूने जो सहा उसका एहसान है हम पर। आदित्य ने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोला छोड़ा, लेकिन दिल अब बंद कर चुका था। इसके बाद आदित्य और मधु ने फैसला लिया कि वे अब उसी घर में रहेंगे, लेकिन अलग यूनिट में। खाना, बातचीत, जिम्मेदारियां सब अपनी अपनी जगह तक सीमित रहेंगे। आदित्य नेहा अमन को घर से नहीं निकाला, लेकिन रिश्ते में जो गरिमा कभी थी वह अब लौटने वाली नहीं थी। आदित्य ने अपना ऑफिस भी शहर में बड़ा कर लिया था, लेकिन वह आज भी पुरानी स्कूटी से ऑफिस जाता, वहीं गार्ड से हाथ मिलाता और वहीं सादा खाना खाता। अब उसके पास गाड़ियों की कतार थी, लेकिन सादगी उसकी पहचान बन चुकी थी। एक दिन मधु ने उससे पूछा, अब जब सब जान गए कि तुम क्या हो, फिर भी इतने सादे क्यों हो? आदित्य ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा इज्जत उसी वक्त पाई जब लोगों ने मुझे सबसे कम समझा था। शाम के वक्त मोहल्ले के बच्चे आदित्य के पास आकर बैठ जाते, कहानियां सुनते। वह उन्हें सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं करता था, बल्कि बताता था कि इज्जत कैसे कमाई जाती है और कैसे संभाली जाती है। नेहा अब रोज मंदिर जाती थी, शायद ईश्वर से माफी मांगने या खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत इकट्ठा करने। और अमन, वह बस अपनी खामोशी में डूबे रहते। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आदित्य का बदला पूरा हो चुका था। उसने किसी को जलील नहीं किया, सिर्फ आईना दिखाया, और वही आईना इतना तीखा था कि नेहा जैसी औरत खुद को पहचानने से डरने लगी थी। आदित्य ने कभी भी कोई ऊंची आवाज नहीं उठाई, कोई मंच पर भाषण नहीं दिया, कोई अवार्ड नहीं लिया, लेकिन उसने अपने अंदाज में बता दिया कि असली जीत चुप रहकर इज्जत लौटाने में होती है, और असली बदला तब पूरा होता है जब सामने वाला खुद अपनी नजरों में गिर जाए। उस रात मधु और आदित्य छत पर बैठे थे। चांद थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन बहुत रोशन। मधु ने आदित्य का हाथ थामा और कहा, तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया, और मां बाप ने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया। आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, जो लोग कपड़ों से इंसान को आंकते हैं वह हमेशा इज्जत की कीमत समझने में गरीब रह जाते हैं। और बस कहानी यहीं पूरी हुई, एक चुपचाप लेकिन सबसे ऊंची आवाज के